बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी पास पेपर डिप्टी अकाउंटेंट साल 2019 का पेपर आज हल करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप्स, कि इनमें से कौन सी ऐसी फसल है क्रॉप है कि जो कि खरीफ नहीं है, तो वो कौन सी है? बेसिकली वो वीट है जो कि रबी क्रॉप्स है। अब डिफरेंस क्या होता है कि खरीफ और रबी क्रॉप्स में, तो याद रखिएगा ये जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं ये उस वक्त बोई जाती हैं खसूसन इन हॉट समर डेज, इन हॉट समर डेज, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इन रेनी सीजन, इन रेनी सीजन, कि जब रेनी सीजन होता है तो उस वक्त इसको क्या किया जाता है, इसको कास्ट किया जाता है, बोया जाता है। तो ये रेनी सीजन या जिसको हम कह सकते हैं कि वेरी हॉट समर डेज कब तकरीबन स्टार्ट होता है? अमूमन जून जुलाई इसका सही जो है आंसर है। इट्स जून एंड जुलाई। तो जून जुलाई में इनको क्या किया जाता है, इनको कास्ट किया जाता है। और फिर इनकी जो कटाई होती है, इनकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो कब की जाती है? स्पेशली इन द ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में इनको क्या किया जाता है, इनकी कटाई शुरू होती है। और ऑटम सीजन मीन इन सितंबर, इन सितंबर। और अगर फिर एग्जांपल देखा जाए कि खरीफ क्रॉप्स की एग्जांपल कौन सी हैं, खरीफ क्रॉप्स में राइस एंड मेज शामिल है, याद रखिएगा जी। तो खरीफ क्रॉप्स ऐसी फसलों को कहा जाता है कि जो कि जून जुलाई में या कि रेनी सीजन जब जो मौसम बरसात होता है उस वक्त इनको काश्त किया जाता है। तो जून जुलाई में इनको हॉट समर डेज में इनकी काश्त शुरू की जाती है। और फिर इनका जो कटाई का सीजन होता है, हार्वेस्टिंग सीजन होता है, वो तकरीबन ऑटम में स्टार्ट हो जाता है, सितंबर में स्टार्ट हो जाता है। उनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? उनकी एग्जांपल राइस और मेज क्रॉप्स हैं। जबकि जो रबी क्रॉप्स हैं उसकी एग्जांपल जो है, जिनमें से वीट एग्जांपल है रबी क्रॉप्स की। और फिर इनको क्यों कहा जाता है रबी क्रॉप्स? अब रबी क्रॉप्स के हवाले से देखा जाए तो इनका जो सीजन है मोस्टली इन द विंटर सीजन जो है, सर्दियों के मौसम में जो रबी क्रॉप्स हैं उनको बोया जाता है। और फिर इनको जो काटा जाता है वो मौसम में बहार में। जो रबी क्रॉप्स होती हैं इनका जो ग्रोइंग सीजन है वो विंटर में, वो सर्दियों में तकरीबन ये जो फसलें हैं ये बोई जाती हैं, काश्त की जाती हैं। और फिर इनकी जो हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है वो हार्वेस्टिंग इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग, इन द सीजन ऑफ, ये मौसम में बहार में क्या किया जाता है, इनको हार्वेस्टिंग की जाती है। इट मींस तकरीबन मार्च के महीनों में इनको जो है वो जो हर इनकी कटाई जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ये देखा जाए कि इनका जो ग्रोइंग ईयर मंथ होता है वो तकरीबन अक्टूबर नवंबर में इनको बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में जो है इनको बोया जाता है, काश्त किया जाता है। और फिर इनकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो किस महीने में होती है? वो स्प्रिंग के महीने में। इसका मतलब है तकरीबन मार्च में जो है वो इसकी कटाई शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। उसकी एग्जांपल्स क्या है? उसकी एग्जांपल हमारे पास वीट उसकी टिपिकल एग्जांपल है, गंदम इसकी टिपिकल एग्जांपल है कि जो कि एक रबी क्रॉप्स है। जैसा कि यहां भी पूछा हुआ था कि इसमें से कौन सी ऐसी फसल है जो कि खरीफ क्रॉप्स नहीं है, वो वीट है, गंदम है। क्योंकि गंदम जो है वो कौन सी क्रॉप है, वो रबी क्रॉप्स है। सेम इज केस फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेन फेड एरियाज कौन से होते हैं? रेन फेड एरियाज जिनको कहा जाता है कि बारानी इलाके, जिनको कहा जाता है बारानी इलाके या बारानी एरियाज। मोस्टली ऐसे एरियाज को बारानी एरियाज कहा जाता है कि जहां पे एग्रीकल्चर का जो टोटल डिपेंडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ बारान रहमत पे ही होता है, यानी कि सिर्फ बारिश पर ही फसलों का इन्हिसार होता है। तो ऐसे इलाकों को क्या नाम दिया जाता है? इनको याद रखिएगा, रेन फेड एरियाज नाम दिया जाता है। रबी और खरीफ क्रॉप्स के हवाले से अक्सर कमीशन के इम्तिहानात में यह भी सवाल आता है कि कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं और उनकी एग्जाम्पल्स कौन सी होती हैं। व्हाट इज मेंट बाय द कैश क्रॉप्स? व्हाट इज मेंट बाय द कैश क्रॉप्स? ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं कि जो प्रॉफिट के लिए ज्यादा जो है उनका कंसर्न देखा जाता है बनिस्बत ईटेबल्स के लिए, यानी कि जो प्रॉफिट ओरिएंटेड देखा जाता है इनको, मोस्टली प्रॉफिट ओरिएंटेड देन ईटिंग पर्पस, देन ईटिंग पर्पस। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि कैश क्रॉप में से कॉटन एक कैश क्रॉप से, याद रखिएगा जी। सेम इज द केस शुगर भी मोस्टली कैश क्रॉप्स है,
कि जिसको जो है शुगर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो कॉटन, शुगर केन, ये वो ऐसी क्रॉप्स हैं कि जिनको नाम दिया जाता है कि ये कैश क्रॉप्स हैं, क्योंकि ये ऐसी फसलें हैं कि मोस्टली जो खाने से ज़्यादा जिनको नफ़ा हासिल करने के लिए जो है काश्त किया जाता है। उसमें टोबैको भी एग्जाम्पल है, कॉटन, शुगर केन, टोबैको। तो याद रखिएगा, इनको क्या नाम दिया जाता है, इनको कैश क्रॉप्स नाम दिया जाता है। तो ये ऐसी फसलें होती हैं कि जिनको खाने से ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड जो है थीम के हवाले से इनको काश्त किया जाता है। उनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? कॉटन, जो कैश क्रॉप्स हैं उसमें कॉटन है, और दूसरा उसमें शुगर केन भी है, सेम जैसे टोबैको भी है, कि जिनको कैश पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर ये भी सवाल अक्सर औक़ात कमीशन के इम्तिहान में मोस्ट रिपीटेड है कि जैद की जो फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, ये जैद क्रॉप्स किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जैद क्रॉप्स मार्च जून के महीने में काश्त की जाती हैं। जैद क्रॉप्स ये इन द मंथ ऑफ मार्च एंड जून में ये काश्त की जाती हैं। और जिसकी एग्जांपल क्या है, तरबूजा वगैरह, उसकी एग्जांपल वगैरह हैं। तो इनको जैद क्रॉप्स भी नाम दिया जाता है। एग्रीकल्चर के हवाले से अक्सर का यह सवाल रिपीटेड है कि रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स, इनको कहा जाता है कि समर एंड विंटर क्रॉप्स। तो मोस्टली अगर सिंपलेस्ट कंसेप्ट के हवाले से देखा जाए तो ये जो हमारे पास खरीफ क्रॉप्स हैं ये समर क्रॉप्स हैं, क्योंकि इनको समर में ही काश्त किया जाता है, समर क्रॉप्स के हवाले से। और ये जो रबी क्रॉप्स हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको विंटर क्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि विंटर में ही ये इनका सोइंग सीजन स्टार्ट होता है। इनको विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। ये बास्कत कमीशन के इम्तिहान में ये भी सवाल वो दे देता है कि लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे क्रॉप्स। तो याद रखिएगा कि जो समर क्रॉप्स होती हैं डेफिनेटली इनके लिए जो लाइट ड्यूरेशन चाहिए उनको नाम दिया जाता है कि ये लॉन्ग डे जो है क्रॉप्स कहलाती हैं। जबकि विंटर वाली क्रॉप्स क्या कहलाती हैं, ये शॉर्ट डे क्रॉप्स कहलाती हैं। तो ये भी बास्कत का कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि लॉन्ग डे क्रॉप्स जिनके लिए लॉन्ग डे ड्यूरेशन चाहिए होता है, और शॉर्ट डे क्रॉप्स जिनके लिए दिन का दौरानिया जो कम चाहिए होता है या सनलाइट जो है वो कम चाहिए होती है। तो कमीशन के इम्तिहान में रबी क्रॉप्स के हवाले से, खरीफ क्रॉप्स के हवाले से, सेम कैश क्रॉप्स के हवाले से, जैद क्रॉप्स के हवाले से जो मुमकिन सवाल बन सकते हैं वो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिए हैं। हमारे रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल पेपर में कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमारे पास है, एक ऐसा अंदोहनाक वाकया पाकिस्तान की तारीख में जब 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम फूलों को गोलियों से छीन कर दिया गया था। और पाकिस्तान की तारीख में दिसंबर हमेशा अंदोहनाक रहा है। 16 दिसंबर 2014 को, 16 दिसंबर 2014 को एक अंदोहनाक वाकया पेश आता है। और उसी वाकये के हवाले से जो सवाल यहाँ पे पूछा हुआ है कि इन पाकिस्तान द मिलिट्री कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर अ टेररिस्ट अटैक इन आर्मी पब्लिक स्कूल इन पेशावर इन द ईयर 2015 में जो है इनका क़याम अमल में लाया जाता है। 6 जनवरी 2015 को, 6 जनवरी 2015 को जो पार्लियामेंट है वो अप्रूव करती है इस मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम के हवाले से कि जितने भी मिलिट्री ट्रायल्स होंगे और क्विक रिस्पांस के हवाले से जो डिसीजंस होंगे और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जितनी भी होंगी और उनके जितने भी केसेस होंगे तो मिलिट्री कोर्ट्स का क्या अमल में लाया जाएगा, ताकि जो है टेररिस्ट को, जितने भी दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दाना सरगर्मी में मुलविस हैं, उनको काफिर किरदार तक जल्द अज जल्द पहुंचाने में, फैसला साजी करने में एक अहम संग मील साबित करने के हवाले से एक ऐसा इदारा होना चाहिए। तो वो इदारा कौन सा जो है एस्टेब्लिश किया गया, वो इदारा जो है मिलिट्री कोर्ट्स एस्टेब्लिश की गई थी। और कब एस्टेब्लिश की जाती हैं, 2015 में एस्टेब्लिश की जाती हैं। 6 जनवरी 2015 को इसका बाकायदा मसौदा पेश किया जाता है कानून साज असम्बली में, और फिर 7 जनवरी 2015 को सदर पाकिस्तान जो है इसके ऊपर दस्तखत भी कर देते हैं। 7 जनवरी 2015 को द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसको अप्रूव करते हैं, इसके ऊपर साइन करते हैं और अप्रूवल भी दे देते हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम जो है वो अमल में लाया जाना चाहिए। और फिर अगर ये देखा जाए कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या है कब होता है, 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में होता है। और आर्मी पब्लिक स्कूल के जितने भी मासूम बच्चे हैं, तकरीबन 144 से ज़ायद बच्चों को शहीद कर दिया गया था, माओं की गोदों को उजाड़ दिया गया था। और ये वाक़या जो है 16 दिसंबर 2014 को पेश आता है कि बुझाए गए थे चमकने से पहले कई कहकशाओं के नन्हे सितारे। तो तकरीबन 144 से ज़ायद जो है वो फूल
शहीद कर दिए जाते हैं, मसल कर दिए जाते हैं। कोई पूछे इन हवाओं से क्या मिला तुझे कलियों को बेसमर करके, पाकिस्तान की तारीख में आज तक जो है इस संदोहनाक वाक़ये को नहीं भुलाया जा सकता। तो अक्सर का ये भी सवाल पूछा जाता है कि इसके बाद नेशनल एक्शन प्लान भी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पे इकट्ठी होती हैं और फिर नेशनल एक्शन प्लान का क़याम अमल में लाया जाता है। कब अमल में लाया जाता है? 24 दिसंबर 2015 को, याद रखिएगा जी। NAP कब अमल में लाई जाती है? ये 24 दिसंबर 2014 को जो है ये अमल में लाया जाता है। 24 दिसंबर 2015 को इट्स नेशनल एक्शन प्लान, इट्स नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान NAP, जिसका जो 20 नुकाती एजेंडा जो है वो पेश किया जाता है। 20 पॉइंट्स पर मुश्तमिल 20 नुकाती एजेंडा पेश किया जाता है, जिसमें तमाम फरीकैन को, तमाम सियासी जमातों को और तमाम जितने भी जमहूरी पार्टी हैं उनको एक ही मेज़ पर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरबराही में नेशनल एक्शन प्लान का क़याम अमल में लाया जाता है। तो कमीशन में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि नेशनल एक्शन प्लान का क़याम कब अमल में लाया जाता है? 24 दिसंबर 2014 को अमल में लाया जाता है। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन से होते हैं? नवाज शरीफ होते हैं। और फिर उस वक्त कौन सी तरमीम आती है? याद रखिएगा 21वीं तरमीम आती है, याद रखिएगा। 21st अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें 21वीं तरमीम होती है जी। 21वीं जो है तरमीम, 21st अमेंडमेंट अमल में लाई जाती है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। और फिर 21st जो अमेंडमेंट है उसी के नतीजे में ही मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाता है, याद रखिएगा। तो मिलिट्री कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड, किस आइन के जो तब्दीली की जाती है? तो वो 21वीं आइनी तरमीम होती है जिसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाता है। और उस वक्त की बात है कि जब ये दिसंबर में APS स्कूल के ऊपर जो है TTP की तरफ से एक बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमला किया जाता है, तो उसके रिस्पॉन्स में तमाम सियासी जमातें नेशनल एक्शन प्लान पर मुत्तफिक होती हैं। और नेशनल एक्शन प्लान जो है उस वक्त का पेश किया जाता है, 24 दिसंबर 2014 को पेश किया जाता है। 20 नुकाती एजेंडा पेश किया जाता है। और फिर मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम भी इसी का जो है एक शाखा था कि जल्द अज जल्द जो है इंसाफ के हवाले से, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के हवाले से। और पाकिस्तान के आइन में ये कौन सी तरमीम होती है? याद रखिएगा 21st अमेंडमेंट, जिसके नतीजे में मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज फाउंडेड इन WEF। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये किसका क़याम कब अमल में लाया जाता है? 1971 में अमल में लाया जाता है। कहां पर? जनेवा में, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका क़याम अमल में लाया जाता है। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? वो भी जनेवा स्विट्जरलैंड में है। और फिर ये सवाल भी सबसे अहम है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हर साल जो इजलास होता है वो जनवरी में होता है, याद रखिएगा। हर साल जो जनवरी में इसका इजलास होता है जी, एवरी ईयर इट्स मीटिंग हेल्ड इन, इसकी जो अजलास होता है वो किस जो है महीने में होता है? वो जनवरी के महीने में होता है। और अगर ये देखा जाए कि 2026 के हवाले से, 2026 का जो इजलास था वो 19 से 23 जनवरी 2026 को ये हेल्ड हुआ था। और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? ये डावोस में हेल्ड हुआ था। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को डावोस भी कहा जाता है क्योंकि जहाँ पे ये इसकी एनुअल मीटिंग होती है तो वो स्विट्जरलैंड के अंदर जिस मकाम, जिस प्लेस पे होती है, उस वाले से इसको डावोस भी कहा जाता है। और फिर ये भी सवाल सबसे ज़्यादा अहम है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो फाउंडेशन है कब इसका क़याम अमल में लाया जाता है? 1971 में अमल में लाया जाता है। और फिर इसकी जो फाउंडेशन है वो किसकी तरफ से रखी जाती है? वो जर्मन इंजीनियर होते हैं, जर्मन इंजीनियर क्लास श्वाब जो है इसकी फाउंडेशन रखते हैं। जर्मन इंजीनियर, जर्मन इंजीनियर क्लास श्वाब, इसकी जो फाउंडेशन रखते हैं 1971 में जो है इसकी फाउंडेशन रखी जाती है। जर्मनी के इंजीनियर होते हैं, क्लास श्वाब जो है इसकी फाउंडेशन रखते हैं। और ये 24 जनवरी 1971 में इसकी फाउंडेशन रखी जाती है। और इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? वो जनेवा स्विट्जरलैंड में है। एस्टैब्लिश कब हो जाती है? ये 24 जनवरी 1971 में एस्टैब्लिश होती है। एस्टैब्लिश कौन करते हैं? जर्मन इंजीनियर जो है वो क्लास श्वाब जो है इसकी एस्टैब्लिशमेंट रखते हैं, इसकी बुनियाद रखते हैं।
इसका इजलास जो है हर साल वो कहाँ पे मुनक़िद किया जाता है, हर साल जो है इसका इजलास एनुअल मीटिंग जो है वो जनवरी के में जो मंथ में जो हेल्ड होती है। और फिर जो 2026 की जो मीटिंग हुई थी वो 19 से लेकर 23 जनवरी 2026 davos में हुई थी। और ये भी अहम सवालात हैं कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के हवाले से कि इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी, कहाँ रखी गई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एनुअल मीटिंग जो कब होती है। तो ये सारे क्वेश्चन जहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। The next question, that is, name the pamphlet issued by the Chaudhry Rahmat Ali in which the name Pakistan was used for the first time। चौधरी रहमत अली ने 1933 में एक पम्फलेट निकाला था जिसमें यह कहा था कि अब नहीं तो कभी नहीं, नो और नेवर। एक पम्फलेट 1933 में ये पब्लिश किया था, अब नहीं तो कभी नहीं, जिसको उर्फ़ आम में कहा जाता है नो और नेवर। तो कब ये पब्लिश होता है? 1933 में। कौन पब्लिश करते हैं? चौधरी रहमत अली, जिसमें पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया जाता है। उसके बाद है कि क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रपोजल जो है वो प्रेजेंटेड, जो क्रिप्स की तजावीज़ हैं कब पेश की जाती हैं? वो 1942 में ये प्रेजेंट की जाती हैं। उसके बाद है कि मकरानी स्टाइल इज़ ऑफ विच लैंग्वेज, ये किस लैंग्वेज का है? तो ये बलोची लैंग्वेज का है ये स्टाइल। उसके बाद है कि खालिद डिफाइंस द डांस ऑफ द पंजाब, तो पंजाब के हवाले से है वो भंगड़ा जो है वो पंजाब की जो है सकाफत को ज़ाहिर करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा जो डांस है जो कि पंजाब प्रोविंस को रिफ्लेक्ट करता है, अक्कासी करता है, तो वो कौन सा है? वो भंगड़ा डांस उसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। that is, sum of the angles inside a triangle is always, कितना होता है? वो 180 डिग्री के बराबर होता है। मैथ के हवाले से सवाल था। मैथ के हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि एक सर्कल के अंदर टोटल कितने एंगल्स होते हैं। तो याद रखिएगा, एक सर्कल में जो टोटल एंगल्स होते हैं, याद रखिएगा वो 360 एंगल्स होते हैं इन केस ऑफ ए सर्कल। अब वो 360 किस तरह से होते हैं? 1 is 90, 90, 90 और ये 90। और फिर हाफ ऑफ सर्कल के हवाले से देखा जाए कि हाफ ऑफ सर्कल, इसको क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, सर्कल के हाफ को क्या कहा जाता है? इसको, हाफ सर्कल जहां से स्टार्ट होता है इसको रेडियस कहा जाता है जी। और ये भी क्या है? ये भी रेडियस। और ये भी क्या है? ये भी रेडियस। तो यहां से लेकर यहां तक कुल जो है फासला, इसको क्या नाम देते हैं? इसको डायमीटर कहा जाता है जी। इसको डायमीटर भी कहा जाता है। हम डायमीटर को ये भी कह सकते हैं कि 2r, ये 2 रेडियस के बराबर होता है। और फिर ये भी सवाल सबसे अहम है कि एक पाई जो है वो कितने एंगल के बराबर होता है। याद रखिएगा, एक पाई जो है मैथ के हवाले से वो 180 एंगल्स के बराबर होता है, याद रखिएगा जी। तो जब भी सर्कल के हवाले से मैथ में सवाल पूछे जाते हैं तो ये फार्मूला होता है कि 2 पाई। सो व्हाट इज मेंट बाय द 2 पाई? सो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 पाई, जहाँ फार्मूला इस्तेमाल होता है 2 पाई, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 180, तो कितना आएगा ये एंगल्स? वही का वही 360 ही आता है। तो एक सर्कल के अंदर टोटल एंगल्स का मजमुआ कितना होता है? वो 360 ही होता है। और फिर एक पाई जो है उसका फार्मूला क्या होता है? ये तो पता है कि 22/7 या 3/14। एक पाई का फार्मूला जो है, याद रखिएगा, पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ओवर डायमीटर। सर्कमफेरेंस ओवर डायमीटर, इसका मतलब है कोई भी अगर प्योर गोल चीज़ होगी, वो ओवल चीज़ नहीं होगी, तो उसका अगर जो बाहर का एरिया है दैट इज कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस। तो उसके सर्कमफेरेंस की जितनी भी आप पैमाइश करते हो वो सर्कमफेरेंस बटा या ओवर डायमीटर, इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ है, चाहे वो एक ढक्कन है या चाहे एक बड़ी सी बड़ी चीज़ है, हाँ प्योर उसका गोल होना ज़रूरी है। तो जब भी उसकी रेशो निकालोगे तो उसका जवाब तकरीबन जो है वो 3.14 के ही करीब आएगा, जिसको उर्फ़ आम में हम 22/7 भी कहते हैं। तो बाज़ का ये भी सवाल पूछा जाता है कि पाई का फार्मूला क्या है। तो मैथ के हवाले से तमाम स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि जो पाई का फार्मूला है वो होता है सर्कमफेरेंस ओवर डायमीटर होता है, जो कि तकरीबन 22/7 या 3.14 के बराबर होता है। तो मैथ के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज चेंज द नरेशन, द बॉय सेड सर आई एम नॉट गिल्टी। अब यहाँ पे जो है ये बेसिकली जो एक
हम डायरेक्ट की बात करते हैं, नरेशन के हवाले से एक सेंटेंस जो है यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के हवाले से सवाल पूछा हुआ था। तो जब भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस आता है तो अगर सर या मैडम के हवाले से यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल होते हैं तो हम विद रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली इस्तेमाल करते हैं। द बॉय प्लेटेड भी कर सकते हैं और द बॉय सेड भी आ सकता है, ठीक है, एंड सेम इज द केस। लेकिन अगर सर या मैडम का लफ्ज आ जाए तो हम रिस्पेक्टफुली या विद रिस्पेक्ट लगाते हैं। विद रिस्पेक्ट और कॉमास खत्म करने के लिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, जैसा यहाँ पे दैट लगा हुआ है, दैट। अब जब विद रिस्पेक्ट लग गया फिर सर या मैडम खत्म हो जाते हैं, हज़फ हो जाते हैं। आई एम नॉट गिल्टी, आई फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करो, सब्जेक्ट के मुताबिक बॉय उसका प्रोनाउन बनेगा ही, सो डेफिनेटली ही। इज एम आर को चेंज करते हैं वॉज वर्ब में, ही वॉज नॉट गिल्टी, और यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, इसका सही जवाब है नरेशन के हवाले से। उसके बाद फाइंड आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस, दे शोड द विजिटर्स द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ लाहौर। अब यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस के हवाले से सवाल पूछा हुआ था और यहाँ पे क्या होता है कि पैसिव वॉइस का तरीका अगर अब ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट में तब्दील किया जाता है। दे शोड द विजिटर्स द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ लाहौर। अब दे शोड द विजिटर्स, विजिटर्स हमारे पास इसमें दो जो है ऑब्जेक्ट हैं बेसिकली, एक को डायरेक्ट नाम दिया था, एक को इनडायरेक्ट। याद रखिएगा जो लिविंग एंटिटी होती है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो नॉन लिविंग होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब कोशिश ये की जाती है इंग्लिश में नरेशन जो वॉइस रूल के मुताबिक कि जो लिविंग जो ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहले लाया जाता है, इसीलिए विजिटर्स को पहले लाया गया है। द विजिटर्स अब पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग और वाज वर आया है, वाज वर शोन द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द लाहौर। अब यहाँ पे मॉडर्न जो है ट्रेंड इंग्लिश में वहाँ पर बाय इस्तेमाल भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जो है हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये टिपिकल सिम्टम है कि कोई सेंटेंस पैसिव ऐसे कि हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, याद रखिएगा जी। तो बाय लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती, बाय दम लगा दो भी ठीक है, नहीं तो ओवरऑल टिपिकल सिम्टम ये कि सेंटेंस पैसिव ऐसे है। चूज द सिनोनिम ऑफ एनीवे, उसका जो सिनोनिम होता है वो रिमॉन्स्ट्रेट उसका सही जवाब है। इंग्लिश के हवाले से या सिनोनिम के हवाले से सवाल पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अब्दुल रहमान चौथाई बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ द आर्ट, वो किससे बिलोंग करते हैं, वो पेंटिंग से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद अगला सवाल है आर्टिकल 25 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद, किस चीज़ से डील करता है, वो इक्वलिटी ऑफ सिटीजन से डील करता है कि तमाम जो शहरी हैं बराबर के हकूक़ रखते हैं। और उसके बाद है कि द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 to 32 वर कन्वेड by which ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड, उसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगला सवाल हमारे पास है दैट इज विच वन इज द कैपिटल ऑफ नेपाल, नेपाल का कैपिटल कौन सा है, वो काठमांडू, उसका सही जवाब है। उसके बाद है कि बराक हुसैन ओबामा वाज विच प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, तो ये 44th प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा जी 44th प्रेसिडेंट है। इसके बाद 45th प्रेसिडेंट ट्रंप साहब आ जाते हैं, 46th प्रेसिडेंट जो बाइडन आ जाते हैं और वंस अगेन 47th प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप अब भी प्रेसिडेंट है, अब अपना सेकंड जो है टर्म एंजॉय कर रहे हैं बतौर यूएसए के प्रेसिडेंट के। तो 45th भी और 47th भी, बट 44th कौन से थे, बराक हुसैन ओबामा थे, 46 कौन से थे, जो बाइडन थे। उसके बाद अगला सवाल है कि क्रिस्टोफर कोलंबस हु एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड अमेरिका वाज अ सिटीजन ऑफ, बेसिकली वो इटली का रहने वाला था, इटली का जो एक शहरी था। उसका है कि व्हेन नो टैरिफ्स आर इम्पोज्ड ऑन ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, जब इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर बरामदात के ऊपर कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया जाता तो उसको क्या नाम जो नाम दिए थे वो फ्री ट्रेड है विदाउट एनी टैक्सेस, तो उसको फ्री ट्रेड नाम दिया जाता है। जब बरामदात के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता तो उसको फ्री ट्रेड कहा जाता है। उसके बाद है कि द रिंग ऑफ द फायर एज एट्रीब्यूटेड टू, किस से एट्रीब्यूट किया जाता है, ये पैसिफिक ओशियन से एट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद डायबिटीज इज कॉज्ड ड्यू टू द मैल फंक्शनिंग ऑफ पैंक्रियास। अब पैंक्रियास जो है ये इससे दो जो है तरह के हार्मोन खारिज होते हैं। अब बेसिकली वो हार्मोन कौन कौन से हैं और उनसे कौन कौन से केमिकल खारिज होते हैं। लीवर के साथ जो पैंक्रियाज है ये दो तरह के हार्मोन खारिज करता है, या तो ये खारिज करता है ग्लूकागॉन या तो ये खारिज करता है इंसुलिन। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल है, इट्स नॉट अ नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसमें केमिकल जो है हार्मोन्स के जरिए ट्रिगर होते हैं, इनहिबिट होते हैं या स्टिमुलेट होते हैं। ग्लूकागॉन क्या करता है, अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो रहा है तो पैंक्रियास कहता है ग्लूकागॉन से शुगर लेवल को अप कर दो, और फिर अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो रहा है
तो फिर लीवर कहता है पेंक्रियास को, जनाब इंसुलिन खारिज करो ताकि जो शुगर लेवल है वो डाउन हो सके। लेकिन अगर जिस्म के अंदर इतनी ज़्यादा इंटेक शुगर की हो चुकी है तो फिर पेंक्रियास साहब कहते हैं कि मेरे भी हाथ कड़े हैं, तो डेफिनेटली मैं इतनी ज़्यादा शुगर को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। तो फिर डायबिटीज़ जो है, प्री डायबिटीज़ एंड सो ऑन, ये सारी कंडीशन जो हैं वो फिर हैपन हो सकती हैं। और फिर जो है आर्टिफिशियली जो है इट मीन्स डेफिनेटली हमें फिर मेडिकेशन की तरफ चलना पड़ता है। तो पैंक्रियास दो तरह के हार्मोन खारिज करता है, ग्लूकागॉन इट मीन इट इंक्रीजेज द ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन इट डिक्रीजेज द ग्लूकोज लेवल। तो बायोलॉजी साइंस की वजह से ये सवाल था। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर बोन्स का फंक्शन नहीं है, वो सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स जो है वो बोन्स नहीं करती। अब बोन्स जो है इनको कनेक्टिव टिश्यूज कहा जाता है। बोन्स और कॉल्ड एज, ये कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं। और फिर बात का डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि बोन्स के हवाले से कि बोन्स क्या है, क्या ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है या हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, the soft connective tissue is called, one word substitution में भी अक्सर ये कमीशन के इम्तिहान में बार बार पूछा गया है कि सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या कहा जाता है। उसको याद रखिएगा कि जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है उसको जो है नाम दिया जाता है कि ये कार्टिलेज है, याद रखिएगा जी, दैट इज अ कार्टिलेज। और जो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है उसको बोन कहा जाता है। हार्ड कनेक्टिव टिश्यू is called वो क्या है, उसको बोन कहा जाता है जी। और फिर सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज की एग्जांपल्स क्या है, कान की लो जो है कार्टिलेज है, नोज की टिप जो है कार्टिलेज है। सेम इज द केस जो ट्रैकिया है जिसमें सी शेप्ड रिंग्स पाए जाते हैं, जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है, वो भी बेसिकली कार्टिलेज का ही बना होता है, जिसको सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और ये एक्सटर्नल एयर जिसको पिन्ना कहते हैं, ये भी किससे से मिलकर बना हुआ है, कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। बायोसाइंस के हवाले से ये सवाल था। उसके बाद देखिए विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन द मैचस्टिक्स। जो माचिस की जो तीलियां होती हैं उसमें कौन सा सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली सल्फर उसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कि रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, उसका जो रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, वो कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है, याद रखिएगा। और प्रेशर का जो फार्मूला है दैट इज F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया है। और कंप्रेसिबिलिटी के हवाले से अक्सर का सवाल किया जाता है कि कंप्रेसिबिलिटी किस में सबसे ज़्यादा होती है, तो जो है गैसेस, सॉलिड्स और लिक्विड के हवाले से सवाल पूछा जाता है। और फिर ये भी सवाल पूछा जाता है कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, तो याद रखिएगा कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ना होने के बराबर होता है, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर मैक्सिमम होते हैं। तो याद रखिएगा कि सॉलिड्स के अंदर डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। ये साइंस के हवाले से सवाल पूछा हुआ था। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। The next question is, change the narration. Kiran said to the son, let us go out for a walk. अब जब भी let us वाले सेंटेंस आ जाएं, और याद रखिएगा इंग्लिश ये नरेशन का जो सेंटेंस है let us वाले, यहाँ प्रपोज करो या सजेस्टेड करो, दोनों ठीक हैं। तो किरण प्रपोज टू सना, कॉमा खत्म करने के लिए यहाँ पे भी दैट लगाते हैं। अब जो है लेट इसमें बाद में ख़त्म हो जाएगा। अब अस जो है ये वी फर्स्ट पर्सन से चेंज करो किसके मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक। तो सब्जेक्ट क्या है, किरण है, तो इसका तो प्रोनाउन शी बनता है, ठीक है। अगर मैं इसको जमा के हवाले से भी लेके आऊँ, यहाँ चूंकि जमा ही है, प्लूरल फर्स्ट पर्सन नाउन ही है, और यहाँ पे भी इसका प्लूरल मुझे दे लगाना पड़ेगा। सो डेफिनेटली अगर यहाँ पे तो अस लगा हुआ है, तो डेफिनेटली मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे तो दैम लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं दैम लिखूं तो सेंटेंस गलत है। याद रखिएगा कभी भी कोई सेंटेंस ऑब्जेक्टिव के सब प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता। हाँ, वो लेट से स्टार्ट हो सकता है। और याद रखिएगा इंग्लिश में लेट और बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के सब प्रोनाउन आता है, याद रखिएगा। लेट और बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के सब प्रोनाउन आता है जी, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के सब प्रोनाउन आता है। तो यहां पर तो क्या आना चाहिए भाई, देम आना चाहिए, लेकिन कभी भी सेंटेंस ऑब्जेक्टिव के सब प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता। जब लेट खत्म हो जाएगा डेफिनेटली यहां मुझे दे लगाना पड़ता है, और फिर शुड का इजाफा मॉडल वर्ब देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये इसका सही जवाब है कि किरण प्रपोज टू सना दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। उसके बाद है कि द सन emerged from
बिहाइंड द क्लाउड्स इसका सही जवाब है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय आइडेंटिफाइंग द राइट ऑप्शन। माय फादर वर्क इन अ बैंक, माय फादर वर्क्स इन अ बैंक प्रेजेंट डेफिनेट के हवाले से जब यूजुअल बात की जाएगी, रूटीन की बात की जाएगी, तो याद रखिएगा हम प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। द नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक। यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम होता है हमेशा, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, जैसे हम कहते हैं कि अबाइड बाय, एब्सेंट फ्रॉम, जूनियर टू, सीनियर टू, एक्ट अपॉन, नॉक एट, सरप्राइज एट, ठीक है। और सेम इज द केस इंटरेस्ट इन, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। तो रिफ्रेन के साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है वो क्या है बेटा? फ्रॉम, उसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, and that is money paid by a government to reduce the cost of producing goods so that their prices can be kept low termed as, उसको सब्सिडी नाम दिया जाता है। अक्सर औक़ात ये इस टर्म में इस्तेमाल की जाती है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, हम रियायत दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जी कि पेट्रोल की ओवरऑल कीमत जो है वो फॉर एग्जांपल के 380 जो है रुपए पर लीटर के हवाले से है, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम जो मोटरसाइकिल यूज़र उनको सब्सिडी दे रहे हैं। मतलब क्या है, हम उनको बेशक 360 भी दे सकते हैं, 350 भी दे सकते हैं, जो उर्फ़ आम में जिसको कहा जाता है, सादा सी ज़बान में, सादा से अल्फाज में जो रियायत होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको सब्सिडी नाम दिया जाता है, और यह सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। उसके बाद द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ CBC साइंस के हवाले से है, ये किसकी लिखी हुई है? ये डार्विन की लिखी हुई है। उसके बाद है कि विच द फॉलोइंग कंट्री अबॉलिश्ड मोनार्की इन 2028, कौन सा वो कंट्री है? नेपाल ने ये जो है ख़त्म कर दिया था। उसके बाद है कि द प्रोक्लेन टावर ऑफ द नैनजिंग इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, वो चाइना में ये टावर है, उसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नेम द ट्री हुज वुड इज यूज फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। जो क्रिकेट बैट इस्तेमाल करने के लिए वो कौन से है? वो विलो जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है क्रिकेट बैट के हवाले से। और फिर फुटबॉल के हवाले से अक्सर का सवाल आता है कि फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की अमूमन जो फुटबॉल है उनको इस्तेमाल किया जाता है, कि पाकिस्तान की जो हैंडमेड फुटबॉल है पूरी दुनिया में ये मशहूर हैं। अगला सवाल है कि साइप्रस डिस्प्यूटेड आइलैंड इज डिवाइडेड बिटवीन, ये तुर्किया और ग्रीस के दरमियान ही है। उसका नहीं कि हु वाज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, वो गुरु नानक जो है, उसका सही जवाब है। उसके बाद कि इन विच गेम क्ले कोर्ट इज यूज्ड, वो कौन सी गेम में क्ले कोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है? वो टेनिस, उसका सही जवाब है। उसके अंदर कि खालिजिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1951 अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग एड्रेस, वो कौन सा है? वो लीबिया, उसका सही जवाब है कि 1951 में उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की थी। अगला सवाल देखते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मेन डिफ़िकल्टी विच डिलेड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन पाकिस्तान। सबसे जो है पाकिस्तान का आइन बनाने में जो डिले आया था, जो कि एक देर हुई थी, उसकी वजह क्या थी? कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स बिटवीन द फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और यही वो 18वीं तरमीम जो थी, जो कि रिसेंटली आई थी 18वीं तरमीम में, जिसमें सूबों को ये खुद मुख्तियारी दी गई थी, ऑटोनॉमिस दिया गया था कि वो एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से अपना खुद जो है वो बजट और अपना खुद जो है सारे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो 18वीं तरमीम में सूबों को खुद मुख्तियारी दी गई थी। तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को डिले जो है वो किस वजह से आया था? क्योंकि फेडरल और प्रोविंशियल से उसमें जो है जो वफाक और सूबे हैं उनके दरमियान थोड़ा सा जो है वो अंडरस्टैंडिंग होना बाकी थी। उसका कहने के बाइकैमरल इन पाकिस्तान वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन कॉन्स्टिट्यूशन, वो 1973 के आइन में ये इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। 30 men complete a task in 29 days. How long it will take 29 men to do the same task? अब यहाँ पे मैथ के हवाले से सवाल है, दो चीज़ें, इसमें एक टास्क है और दूसरा जो है वो डेज के हवाले से है कि 39 मैन जो हैं, इसका मतलब है कि मैन जो टास्क को कंप्लीट करते हैं विद डेज। अब अगर 39 मैन हैं, 39 आदमी हैं, वो टास्क मुकम्मल करते हैं कितने दिनों में? 29 दिनों में। और फिर हाउ लॉन्ग विल इट टेक, 29 आदमियों को कितने दिन लगेंगे? अब जवाब निकालने से पहले वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अगर 39 आदमी हैं तो उनको तो 29 दिन लगते हैं। अगर आदमी कम हो जाते हैं तो डेफिनेटली दिन तो ज़्यादा लगेंगे ना। तो ये रेसिप्रोकल जो है वो रिलेशनशिप, एक को हम डाउन कर देंगे, एक को हम अप कर देंगे, आपकी मर्ज़ी, इसको आप या उसको डाउन कर दो। तो मैं इसको करूँगा कि 39 ओवर 29 रेशो, अगर इसको मैंने यूँ कर दिया, इसको मैंने
अब कर दिया x/29, मैं इसको लिखूंगा x/29, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको उर्फा में कहा जाता है ज़रबे चले-पाई का तरीका मैथ के हवाले से। तो ये बन जाएगा बेटा 39 ज़रब 29 हो जाएगा, 39 ज़रब 29 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 29, x मल्टीप्लाइड बाई 29। अब मैथ के रूल के मुताबिक जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसके अलावा बट्टा कर लेते हैं जी। मैंने x फाइंड आउट करना है, उसके अलावा जो भी चीज़ है 29 है बट्टा 29 बटा ये इससे कैंसिल, 29 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 39, सो x इज इक्वल टू 39। इसका मतलब है 39 दिन उसको लगेंगे। जैसे मैंने कहा था कि भाई अगर बंदे कम हो गए हैं तो दिन पहले की निस्बत ज़्यादा होंगे, और यही सवाल अगर ये आ जाए कि खाने के हवाले से आ जाए, राशन के हवाले से आ जाए, तो डेफिनेटली अगर बंदे ज़्यादा होंगे तो जल्द ही वो ख़त्म हो जाएगा, बंदे कम होंगे तो देर बाद ही ख़त्म हो जाएगा। मैथ में रेशो के हवाले से अक्सर का ये सवाल पूछे होते हैं। उसके बाद कंप्लीट द नंबर सीरीज 4, 6, 12, 14, 28, 30। अब इसमें है क्या, 4 के बाद क्या आता है, डबल 2 जमा कर लो, 6 आता है, 6 को फिर जमा करना है, क्या आता है, 12 आता है जी। अब 12 में 2 प्लस करके फिर डबल, 12 जमा 2 क्या हो गया 14, फिर 14 को 14 से जमा करो, वो क्या आता है 28 आता है, 28 के अंदर 2 जमा करो 30, फिर 30 का डबल करो क्या आएगा 60 आएगा। तो यहाँ पर ये एक सीरीज होती है मैथ के हवाले से, ये अक्सर का सवाल पूछा जाता है, जैसा कि भाई 1 है, जैसे 5 है, सेम इज द केस ऑफ 1 और 5 में किसका डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। अगला क्या आएगा, फिर 9 आ जाएगा क्योंकि उसमें 4 का डिफरेंस। ये जो है सीरीज अक्सर का पूछी जाती है कि बास्कत ऑड नंबर, बास्कत इवन नंबर, बास्कत माइनस, बास्कत एडिशन, बास्कत सब्ट्रैक्शन, बास्कत मल्टीप्लिकेशन। तो ये नंबर्स के हवाले से पूछा जाता है, तो ये भी मैथ के हवाले से सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। The next question is December 3 every year is observed all over the world International Day of Persons with Disabilities। स्पेशल जो पर्सन है, खसूसी जो अफराद हैं, उनका दिन मनाया जाता है। उसके बाद है कि नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है कि इमैनुअल कैंट वाज बेसिकली क्या था, ये एक जर्मन फिलोसोफर था। उसके बाद है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम ऑफ श्रीलंका सरेंडर्ड, जब उन्होंने सरेंडर किया था वो कब किया था, 2009 में सरेंडर किया था, टू एंड द प्रोलॉन्ग सिविल वार। जो एक सिविल वार थी अक्सर का, जो तमिल टाइगर से वो लड़ रहे थे, तो उन्होंने 2009 में ख़त्म की थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निप्पॉन इज द फॉर्मर नेम ऑफ, ये जापान का नाम है, और निप्पॉन के हवाले से एक पेंट भी जो है उसके अक्सर को एडवर्टाइजमेंट दी जा रही होती है। तो बेसिकली ये है क्या, ये बेसिकली जापान का पुराना नाम है। उसके बाद कि व्हेन द स्टॉक मार्केट इज गोइंग डाउन इट इज़ कॉल्ड एज, उसको बेरिश कहा जाता है। उसके बाद कि 22 अप्रैल इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इंटरनेशनली, हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में पाकिस्तान समेत यौम अर्स मनाया जाता है, अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद कि इब्ने बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेड, किस दौर में, ये उस वक्त दौर था मोहम्मद तुगलक का दौर था, उस वक्त जो है इब्ने बतूता ने ये सफ़रनामा किया था। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स गोल एंड इट्स सेशन हेल्ड ऑन लाहौर 1929 में इसका फैसला हुआ था। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान डिड हिज PhD फ्रॉम लेवन यूनिवर्सिटी बेल्जियम से उन्होंने जो है ये डिग्री हासिल की थी, और उन्हीं के एजाज़ में इंपीरियल कॉलेज ऑफ सेंट, जो लंदन की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से मंसूब कर दी गई थी, कि जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने में, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे के ऊपर 7वीं बड़ी एटमी ताकत के तौर पर उभरने में अपनी काविशें जो हैं पाकिस्तान के नाम कर दी थी। उसके बाद हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया, जो है वो कौन से हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सही जवाब है। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ पाकिस्तान वो कौन सी हैं, बेगम राना लियाकत अली खान जो है फर्स्ट वुमेन गवर्नर हैं। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर कब एस्टैब्लिश किया जाता है, वो कहाँ, वो कराची के अंदर एस्टैब्लिश किया जाता है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज़
Broadloff Hall has been the venue of some of the most important events in the history of Pakistan and India, in which located, ये कहाँ पे है, ये लाहौर में लोकेटेड है। सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज द गवर्नर ऑफ, ये पंजाब के गवर्नर थे, और ये निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान में है वो भी इन्हीं के नाम से ही मंसूब किया गया है। उसके बाद कि हु इज़ द हेड ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, कौन से हैं, डॉक्टर राजा अली रज़ा अनवर हैं। उसके बाद कि हैको मॉस इज़ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, उस वक्त की बात हो रही है 2019 के हवाले से, उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर ये जनवरी के जो है फॉरेन मिनिस्टर से वज़ीर ख़ारजा थे। अगला सवाल है दैट इज़ हु इज़ द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू उसका सही जवाब है। उसके बाद माउंटेन कैंट बाबू इज़ लोकेटेड इन, ये मलेशिया के अंदर लोकेटेड है। खालिजा इज कंसिडर्ड द मोस्ट हैवीली ग्लैकेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ द पोलर रीजन्स, वो कौन सा है, क्राकरम माउंटेन उसका सही जवाब है। उसके बाद देखिए ब्रॉड पीक इज प्रेजेंट इन, ये कहाँ पे है, मौजूद है, ब्रॉड पीक इज प्रेजेंट इन, ये भी क्राकरम रेंज के अंदर मौजूद है। ज्योग्राफी के हवाले से ये सवाल पूछे हुए थे। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज़ खालिजा इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड द इंटेंसिटी एंड द सोर्स ऑफ द अर्थक्वेक्स, वो सिज्मोग्राफ जो है उसके ज़रिए ज़लज़ले की शिद्दत जो है उसका पैमाइश की जाती है। उसके बाद द मेन गैसेस दैट प्रोड्यूसेस एसिड रेन, एसिड रेन जो है वो कौन से हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हैं एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। बेसिकली जो बारिश का पानी आता है तो नीचे जो है ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं, किसके, सल्फर के और नाइट्रोजन के। वो जो बारिश का पानी H2 के फॉर्म में आ रहा है, इधर से ऑक्साइड्स मौजूद हैं, किसके, सल्फर और नाइट्रोजन के। वो पानी जब मिक्स होता है तो वही पानी एसिड की फॉर्म में जो है तब्दील हो जाता है, उसको एसिड रेन कहते हैं। तो उसमें कौन से जो है एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, वो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं। अमंग द फॉलोइंग मीडियम्स वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम, ये किस में मीडियम की बात हो रही थी, वो स्टील में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। फेराडेज लॉ इज एसोसिएटेड विद, फिजिक्स के हवाले से ये फेराडे लॉ है, मोस्टली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हवाले से है कि जो करंट जो है, जो मैग्नेटिज्म जो है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में इंडक्ट कैसे होती है, किस तरह से वो ट्रांसफ़र होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिजिक्स के हवाले से ये सवाल है, साइंस के हवाले से ये सवाल है। उसके कहने कि विच वन इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज़ 2000 जो है ये एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर के हवाले से ये सवाल है। अगला सवाल है हमारे पास दैट इज़ कंप्लीट द इडियम्स बेस्ट थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस, जो अच्छी चीज़ें आती हैं बहुत ही कम मिकदार में आती हैं, तो ये इडियम्स इंग्लिश के हवाले से पूछा जाता है कि बेस्ट थिंग्स कम इन द स्मॉल पैकेजेस। उसके माने कि बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर के हवाले से सवाल है। इसका मतलब है कि हम मिजाज लोगों को, हम जो मिजाज लोग होते हैं, केमिस्ट्री ऑफ माइंड होते हैं, वो दूसरे अपने हम मिजाज लोगों को भी तलाश कर लेते हैं। सो बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, ये इडियम इस्तेमाल होता है। हु गेव हिजर अस्वद टू हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ड्यूरिंग द रीबिल्डिंग ऑफ द हाउस ऑफ अल्लाह, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बेसिकली ये दिया था। उसको आइडेंटिफाई द मुस्लिम रूलर हु इंस्टीट्यूशन द इस्लामिक कैलेंडर, जिसने इस्लामिक कैलेंडर का आगाज़ किया था फ्रॉम द ईयर ऑफ द होली प्रॉफिट्स माइग्रेशन टू मदीना, वो कौन से थे, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, कि जिनको फ़ारूक भी कहा जाता है, कि हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली हस्ती। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज़ इन द इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज व्हाट डज द IP स्टैंड्स फॉर, ये बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल है IP के हवाले से। इन MS Excel द चार्ट विज़ार्ड टर्म डेटा सीरीज रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ चार्ट डेटा मार्कर्स, तो ये एक्सेल के हवाले से जो टर्म है, कंप्यूटर के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। नेक्स्ट इज द की यूज टू लॉक द कीबोर्ड, कीबोर्ड लॉक करने के हवाले से विंडोज लोगो जो है उस +L जो है इसको प्रेस किया जाता है। सेम इज द केस Ctrl+C कॉपी करने के लिए, और सेम इज द केस Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+P प्रिंट करने के हवाले से है। उसके बाद है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर पैकेज, बेसिकली इसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। ये सारे कंप्यूटर के हवाले से सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिस्टम टूल, वो कौन सा है, जो है वायरस स्कैनिंग जो है ये एक सिस्टम टूल नहीं है, ये भी कंप्यूटर के हवाले से सवाल पूछा हुआ था। अगला सवाल है हमारे पास दैट इज़ इन विच ईयर द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म्ड हिज लास्ट पिलग्रिमेज, हज जो है 10 हिजरी को अदा किया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में
एक हज अदा किया था। उसके बाद है कि पेमेंट ऑफ महर टू द वाइफ, हक महर जो है जो बीवी को अदा करना होता है वो कब जो है इसको क्या किया गया था, इसको ऑब्लिगेटरी कहा गया था कि ये एक लाजमी है कि हक महर अदा करना। उसके बाद है कि गिव द नेम ऑफ उमैयास कैलिफ हु फोर सन्स आल्सो बिकेम द खलीफ कैलिफ आफ्टर हिम, वो कौन से हैं, वो अब्दुल मालिक उसका सही जवाब है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सूरा इज़ द होली कुरान नेम्ड आफ्टर द इंसेक्ट, सूरह नमल जो है इसको नाम दिया गया है। और उसके बाद है कि विच अमंग द फोर पायस कैलिफ्स ऑफ इस्लाम हैड द लॉन्गेस्ट रीजन, सबसे ज़्यादा जो है वो खुलफाए राशिदीन में से दौर हुकूमत वो किसका अहद है, वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसका सही जवाब है। और उस्मान को क्या कहा जाता है, ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है कि दो नूरों वाले, और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसीलिए कहा जाता है कि ज़ुन्नूरैन के दो नूरों वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहिबजादियाँ इनके निकाह में आई थी।